टू प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच। तो दो प्लेयर हैं संगीता और रेशमा, वो दोनों टेनिस मैच खेल रही हैं। इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62। तो संगीता मैच जीते इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.62। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच? तो देखो आंसर बड़ा सिंपल है कि 1 माइनस 0.62 यानी कि 0.38 रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी है। सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स। तो दो फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है सविता और एक का नाम है हमीदा। ठीक है, ओके। हमें पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज और नंबर 2 द सेम बर्थडे इग्नोर लीप ईयर। तो अगर हम लीप ईयर को इग्नोर करते हैं यानी कि हम नॉर्मल एक 365 डेज वाला साल कंसीडर करें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों का बर्थडे डिफरेंट डेट्स को आता है और दूसरा दोनों का बर्थडे जो है वो सेम डेट को आता है। अब सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कोई इवेंट हो उसकी प्रोबेबिलिटी आती है इस इवेंट की फेवर में जितने आउटकम्स हो उनका काउंट यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, अब आगे बढ़े ध्यान से सुनना। देखो सविता का बर्थडे 365 डेज में कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है, हमें गिवन नहीं है तो 365 डेज में किसी भी दिन हो सकता है, लेकिन किसी एक ही दिन होगा। ठीक है, तो उस डेट को मैं मान लेता हूं कि एक्स डेट को सविता का बर्थडे होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमीदा के बर्थडे की। देखो हमीदा का बर्थडे भी 365 डेज में कहीं पे भी किसी भी दिन हो सकता है, यानी कि हमीदा का बर्थडे आने के टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है 365, राइट। अब इवेंट क्या है? इवेंट कहता है कि ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो कि उसका बर्थडे एक्स डेट को ना हो तो किसी और दिन को हो, तो इसका मतलब 365 में से सिर्फ एक दिन अगर मैं छोड़ दूं तो 364 डेज बाकी बचते हैं और ये फेवरेबल आउटकम्स हैं हमीदा के बर्थडे के लिए। ठीक है, तो हमीदा का बर्थडे 364 डेज में कभी भी इस एक्स डेट को छोड़ दे, बाकी 364 डेज में किसी भी दिन में हो तो इन दोनों का जो बर्थडे है वो डिफरेंट डेट्स को आएगा, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडेज फाइंड आउट करूं तो वो मेरे पास कितनी आ जाएगी 364 डिवाइडेड बाय 365, राइट। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। देखो सेकंड पार्ट में मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि दोनों का बर्थडे जो है वो सेम डेट को है, यानी कि सेम बर्थडे है दोनों का, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। तो फिर से यही वाला केस अगर मैं लूं तो मुझे ये पता है कि सेम बर्थडे होने का मतलब ये है कि अगर सविता का बर्थडे एक्स डेट को था तो हमीदा का भी एक्स डेट को होना चाहिए, तो सिर्फ एक ही दिन ऐसा होगा जिस दिन दोनों का बर्थडे हो तो सेम बर्थडे होगा, राइट। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/365। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 10 ऑफ स्कूल। तो एक स्कूल की क्लास 10 में 40 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, ऑफ whom 25 आर गर्ल्स एंड 15 आर बॉयज। द क्लास टीचर हैज टू सिलेक्ट वन स्टूडेंट एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव। शी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन अ सेपरेट कार्ड, द कार्ड्स बीइंग आइडेंटिकल। तो उसने क्या किया कि सारे बच्चों के नाम एक एक कार्ड पे लिख दिया, हर बच्चे का नाम एक एक कार्ड पे लिख दिया और सारे कार्ड्स यानी कि पर्चियां बना ली, बेसिकली बिल्कुल एक जैसी आइडेंटिकल पर्चियां बना ली उसने, ठीक है। देन शी पुट्स कार्ड्स इन अ बैग। तो उसने फिर उन सारे कार्ड्स को एक बैग में डाल दिया एंड स्टेयर्स देम थॉरली, उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, ठीक है। शी देन ड्रॉज वन कार्ड फ्रॉम द बैग। उसके बाद उसने उसी बैग में से सिर्फ एक पर्ची निकाली, एक कार्ड निकाला और हमें अब क्या पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो दैट द नेम रिटन ऑन द कार्ड इज द नेम ऑफ अ गर्ल अ बॉय। तो सबसे पहले हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये कितने हैं, ये हो गए हमारे पास 40, ठीक है, और बॉयज कितने हैं उसमें, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 15 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है क्लास में वो हमें गिवन है 25, ठीक है, ये सब गिवन है। अब उसने हर एक स्टूडेंट की एक एक पर्ची बनाई, यानी कि उसने टोटल 40 पर्चियां बनाई, ठीक है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ कार्ड्स, तो जो उसने कार्ड्स लिखे हैं वो भी 40 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो अब हमें पहला इवेंट ये गिवन है कि जब वो रैंडमली उसमें से आंखें बंद करके यहाँ कह लो, ठीक है, वो उसमें से एक पर्ची निकालती है तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसके ऊपर जो नाम लिखा गया है दैट इज नेम ऑफ ए गर्ल, ठीक है। तो जो कार्ड हमने निकाला उसके ऊपर एक लड़की का नाम है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। देखो जो हमने 40 कार्ड्स बनाए हैं उन 40 कार्ड्स में 25 कार्ड्स के ऊपर लड़कियों के नाम है और 15 कार्ड्स के ऊपर लड़कों के नाम है, राइट। इसका मतलब जब मैं पर्ची निकालता हूँ सबसे पहले टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 40 है मेरे पास, लेकिन इस इवेंट की फेवर में कितनी पर्चियां हैं, इस इवेंट की फेवर में हमारे पास है 25, राइट। यानी ये कितना हो जाएगा, ये 5 से डिवाइड होता है तो ये हो गया 5 और नीचे हो गया 8, सो दिस इज द आंसर 5/8 इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब पर्ची निकालो तो बॉय निकले, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ नेम ऑफ ए बॉय। तो जो पर्ची निकाली उसके ऊपर लड़के का नाम, तो इसका मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हो गए, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं 1 में से इसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूं, यानी कि 5/8 को माइनस कर दूं, तो आंसर आ जाएगा 3/8। तो ये तो सिंपल हो गया, ठीक है, ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज आप इसको इसी तरीके से कर लो जैसे इसको सॉल्व किया था। टोटल पॉसिबिलिटीज 40 हैं इस इवेंट की फेवर में कि वो लड़के का नाम हो, उसकी फेवर में 15 एंट्रीज हैं, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 3/8। तो चाहे ऐसे आंसर निकालो चाहे ऐसे आंसर निकालो। A box contains 3 blue, 2 white and 4 red marbles. If a marble is drawn at random from the box, what is the probability that it will be? तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मार्बल हमने निकाला है वो व्हाइट हो या ब्लू हो या रेड हो, तो इन तीनों इवेंट्स की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी। देखो सबसे पहले आप ये देखो कि ब्लू मार्बल्स कितने हैं, ब्लू मार्बल्स हमारे पास 3, व्हाइट मार्बल्स कितने हैं वो हमें गिवन है 2 और रेड मार्बल्स कितने हमारे पास वो है हमारे पास 4, ठीक है। तो टोटल मार्बल्स कितने हो गए 3 + 2 + 4 यानी कि 9, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो हमने एक मार्बल निकाला वो व्हाइट है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं सबसे पहले। तो देखो आंसर तो बड़ा सिंपल है कि व्हाइट 2 है तो 2 डिवाइड बाय 9 ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं कि वो ब्लू मार्बल हो तो ब्लू कितने हमारे पास 3 और टोटल कितने 9, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि 1/3 होगी। और अगर मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो मार्बल बाहर निकाला वो रेड हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड मार्बल्स है 4, टोटल है 9, तो 4/9, तो ये मेरा ओवरऑल आंसर हो गया। हरप्रीत tosses 2 different coins simultaneously, say one of ₹1 and other of ₹2। तो हरप्रीत ने 2 कॉइन्स हैं और दोनों कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया, ठीक है। यानी कि जैसे ये मैंने 2 कॉइन्स लिए, एक ₹1 का और एक ₹2 का, और दोनों को जैसे ये एक साथ टॉस किया, ठीक है। तो वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट वन हेड, कि इन दोनों में से किसी एक पे कम से कम किसी एक पे हेड है या दोनों पे हेड है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। देखो अब सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने जो इसकी टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं, जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं उन सबकी लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं ₹1 वाले का लिख लेता हूं एंट्री और उसके बाद ₹2 वाले की एंट्री लिख लेता हूं, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ₹1 वाले पे हेड है और ₹2 वाले पे भी हेड है, एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। दूसरी क्या हो सकती है कि पहले वाले पे हेड है और दूसरे वाले पे टेल आ जाए, ठीक है। अगली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि इस पे टेल आए और इस पे हेड आ जाए, और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस पे भी टेल आए और इस पे भी टेल आए। तो यानी कि मेरी टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो गई 4, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एट लीस्ट 1 हेड ये आए, ये मेरा इवेंट है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि एट लीस्ट 1 हेड
इसको सेटिस्फाई करने वाली आउटकम्स कितनी है इस लिस्ट में। तो इस लिस्ट में से मैं देखूंगा कि कौन कौन सी एंट्री है जिसमें कम से कम एक हेड आता है। तो ये पहली वाली, इसमें कम से कम एक हेड आता है, एक्चुअली इसमें दो आते हैं, ठीक है। फिर ये वाली और फिर ये वाली, इसमें एक हेड, इसमें एक हेड, इसमें दो हेड। तो ये तीनों आउटकम्स इस इवेंट को सेटिस्फाई करती हैं। तो इसका मतलब इसकी फेवर में 3 आउटकम्स हो गई, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स है 4। सो दिस इज माय आंसर। अब ये क्वेश्चन ये कहता है, इन अ म्यूजिकल चेयर गेम द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज बीन एडवाइज्ड टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक विद इन 2 मिनट्स आफ्टर शी स्टार्ट्स प्लेइंग। तो जो लेडी म्यूजिक को कंट्रोल कर रही है, म्यूजिक को प्ले कर रही है, उसको ये इंस्ट्रक्शन है कि जब आप म्यूजिक को स्टार्ट करते हो, जब भी आप म्यूजिक को स्टार्ट करते हो, वहां से लेके 2 मिनट के अंदर, तो ये क्या है, ये मान लो यहाँ तक 2 मिनट होते हैं, तो 2 मिनट के अंदर अंदर उसे कहीं ना कहीं इसको स्टॉप करना है, ठीक है। What is the probability that the music will stop within the first half minute after starting? तो वो कहता है कि अब ये बताओ कि वो लेडी जो है, जो म्यूजिक प्ले कर रही है और स्टॉप कर रही है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पहले आधे मिनट के अंदर अंदर म्यूजिक को बजाना बंद कर दे। तो यानी कि ये 2 है, तो यहाँ पे 1 हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल मिनट में 1 मिनट ले लेता हूँ। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हो गया, हाफ मिनट, ठीक है। ये पॉइंट हाफ मिनट हो गया, राइट। तो अब हमें बोला गया है कि आप ये फाइंड आउट करो कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो इस टाइम के अंदर अंदर म्यूजिक को बंद कर दे। तो अगर आप इसको परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से दोबारा देखोगे तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास टोटल था, ये टोटल टाइम है, ठीक है। और मुझे उसमें से जो मेरी फेवर में टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है। यहाँ पे जो मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा इस इवेंट की के फर्स्ट हाफ मिनट में इसको स्टॉप किया, तो मैं थोड़ा सा इसको क्विकली लिख रहा हूँ, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो ये जो पूरी लेंथ है, ये पूरी लेंथ है 2 मिनट, ठीक है। पूरी लेंथ होगी 2 मिनट और मुझे सिर्फ इतनी लेंथ के अंदर इसको बंद करना है, और ये कितनी है 1/2। तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी मेरी कितनी होगी 1/4 इज द आंसर, राइट। अब हमें बोला गया है अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश्ड समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर। तो ये जो रेक्टेंगुलर रीजन हमें गिवन है वो कह रहा है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं वो क्रैश हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश्ड इनसाइड द लेक शोन इन द फिगर। तो इस रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर यहाँ पे एक लेक है, ठीक है। तो कहता है कि आप ये फाइंड आउट करो कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लेक के अंदर क्रैश हुआ। मुझे क्या करना है कि मुझे इस पूरे बड़े वाले रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है, और इस रीजन का भी एरिया निकालना है, और फिर मुझे ये देखना है कि इस लेक का एरिया पूरे एरिया का कितना परसेंट है। यानी कि मैं इसको, इसके एरिया को बड़े वाले रेक्टेंगुलर रीजन के एरिया से डिवाइड कर दूंगा और वो मेरी प्रोबेबिलिटी निकलेगी, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं एरिया फाइंड आउट करता हूँ, एरिया ऑफ रीजन ए बी सी एंड डी। तो ये रेक्टेंगुलर का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और लेंथ इसकी हमें कितनी गिवन है 9 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ कितनी गिवन है 4.5 किलोमीटर, ठीक है। 4.5 किलोमीटर, तो ये कितना होगा मेरे पास, तो ये मेरे पास आ गया 40.5 किलोमीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं लेक की। तो मुझे अब लेक का एरिया निकालना है, ठीक है। तो लेक के एरिया का फॉर्मूला भी लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा, लेकिन इसकी लेंथ कितनी होगी, देखो। अब हमें ये गिवन है कि ये पूरी लेंथ जो है ये थी 9 और ये है 6, तो इसका मतलब ये जी सी जो पार्ट हो गया ये हो गया 3 किलोमीटर, राइट। और उधर से मुझे ये जो लेंथ है ई बी, ये मुझे 2 किलोमीटर गिवन है, टोटल 4.5 है। 4.5 में से 2 माइनस कर दी तो ये कितनी हो गई 2.5। तो ये भी एक रेक्टेंगुलर रीजन है और उसका एरिया कितना होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 3 और ब्रेड्थ है 2.5 किलोमीटर, तो ये मेरे पास कितना आ गया 7.5 इतने किलोमीटर स्क्वायर। और अब मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज क्रैश्ड इन द लेक। तो लेक के अंदर ये क्रैश हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी कि लेक का जो एरिया है 7.5, इसको मैं पूरे एरिया 40.5 से डिवाइड कर दूं, और यानी कि हो जाएगा एक तरह से 75/405, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5/27। डेसिमल में निकालना चाहते निकाल सकते हो, नहीं तो यहाँ पे भी आप इसको छोड़ सकते हो। सो दिस इज योर आंसर। A carton consists of 100 shirts, of which 88 are good. अब देखो इसमें ना डाटा थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए बेहतर ये होता है कि जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाओ वैसे वैसे लिखते जाओ। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि हमारे पास टोटल शर्ट्स कितनी है, टोटल शर्ट्स है हमारे पास 100, ठीक है। उसमें से 88 आर गुड, तो गुड शर्ट्स जो है उसकी क्वांटिटी हमें गिवन है 88, ठीक है। 8 हैव माइनर डिफेक्ट्स, और उसके बीच में माइनर डिफेक्ट्स वाली शर्ट्स कितनी है, ओनली 8। और बाकी की जो 4 शर्ट्स बचती हैं उनमें क्या है मेजर डिफेक्ट। तो ये मैं याद कहता हूँ कि मेजर डिफेक्ट्स वाली शर्ट्स जो है वो है 4। जिमी अ ट्रेडर, तो एक ट्रेडर है जो ये शर्ट्स वगैरह खरीदने आया होगा, ठीक है, विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर गुड। तो जिमी जो है, जो ये एक हमारे पास ट्रेडर है, ये सिर्फ और सिर्फ वो कहता है कि गुड शर्ट्स ही परचेज करेगा, ठीक है। आगे में ये बना बट सुजाता अनदर ट्रेडर, तो एक और ट्रेडर है सुजाता, विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स विच हैव मेजर डिफेक्ट्स। तो वो रिजेक्ट करेगी। तो सुजाता जो है वो रिजेक्ट करती है सिर्फ और सिर्फ वो शर्ट्स जिनमें मेजर डिफेक्ट होते हैं, यानी कि वो एक्सेप्ट किसको करेगी, वो गुड शर्ट को एक्सेप्ट कर सकती है, प्लस जिनमें माइनर डिफेक्ट हो उनको एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है। जिमी सिर्फ और सिर्फ गुड शर्ट को एक्सेप्ट करेगा, और सुजाता इसका मतलब गुड और माइनर डिफेक्ट्स वाली शर्ट को एक्सेप्ट करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ मेजर डिफेक्ट्स वाली शर्ट को एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। तो बात यही इसका मतलब, ओके। नेक्स्ट होता है वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टन। तो जो बच्चा था हमारे पास उसके अंदर से हमने एक शर्ट को रैंडमली निकाला। अब हमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहला इवेंट क्या है, इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी। तो एक्सेप्टेबल टू जिमी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, एक्सेप्टेबल टू जिमी। जिमी सिर्फ और सिर्फ अच्छी शर्ट्स को एक्सेप्ट करेगा, और अच्छी शर्ट्स कितनी है 88। तो इसको अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं, यानी कि 0.88 टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये आंसर हो गया कितनी प्रोबेबिलिटी जिमी इसको एक्सेप्ट करेगा। दूसरा हमारे पास इवेंट क्या है, दूसरा हमारे पास इवेंट है इट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता। सो अगला हमारे पास इवेंट है एक्सेप्टेबल टू सुजाता। सुजाता अब क्या क्या एक्सेप्ट कर सकती है, सुजाता एक्सेप्ट कर सकती है गुड शर्ट्स एंड शर्ट्स विद माइनर डिफेक्ट्स। गुड शर्ट्स कितनी है 88, और माइनर डिफेक्ट्स वाली शर्ट्स कितनी है 8। तो इसको अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो यानी कि 96 डिवाइडेड बाय 100 which is 0.96 इज द आंसर। 2 dice, one blue and one grey are thrown at the same time. तो सेम टाइम में एक साथ दोनों को मैंने फेंका। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। तो कहता है सबसे पहले तो इनकी जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको लिखो। तो देखो इसकी आउटकम्स को लिखने का तरीका क्या है कि आप ऐसे एक चार्ट बनाओ, ठीक है, और इस तरफ समझ लो कि मैं ब्लू की एंट्री डालूं और इधर मैं ग्रे की एंट्री डालूं, ठीक है। अब जब मैं दोनों को फेंकूंगा तो ये हो सकता है कि ब्लू पे भी 1 आ जाए और ग्रे पे भी 1 आ जाए, ठीक है। या ये हो सकता है कि ब्लू पे 1 आए और ग्रे पे 2 आ जाए, या ये हो सकता है कि ब्लू पे 1 आए और ग्रे पे 3 आ जाए, ठीक है। ऐसे ही हो सकता है। तो अगली पॉसिबिलिटी है कि 1 आ जाए, 4 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए और 1 आ जाए, 6 आ जाए, राइट। यही हो सकता है। अच्छा दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ब्लू पे 2 आ जाए और ग्रे पे 1 आ जाए। अगली पॉसिबिलिटी इस पे 2 है, इस पे भी 2 है, फिर 2 and 3, फिर 2 and 4, 2 and 5, 2 and 6, ये पॉसिबिलिटी है। तो कहने का मतलब क्या है, इस टेबल को बनाने का आसान सा तरीका है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये डिजिटल फिर 1 2 3 4 5 6 कितने बनाना है 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 मैंने डिजिटल वापस आइए 1 2 3 4 5 6 और फिर से 1 2 3 मैं लिख रहा हूं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स मेरे पास कितनी हो गई 36। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स ये मेरे पास कितनी हो गई 36। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स, वो कहता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8, ठीक है। इन दोनों का जो सम है वो 8 हो। उसके बाद यहां आते हैं 6 + 2 is 8, 5 + 3 is 8, 4 + 4 is 8, 3 + 5 is 8, 2 + 6 is 8।
तो यानी कि ये जो मेरे पास एंट्रीज हैं, इन एंट्रीज को ये मान लो मैं इस तरह से हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो एंट्रीज हैं सिर्फ यही एंट्रीज ऐसी हैं जिनका सम कितना होगा 8, ठीक है। तो ये कितनी है 1 2 3 4 5। तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सम कितना हो, सम शुड बी 8। तो इसकी फेवर में कितनी आउटकम्स हैं, तो कितनी है 1 2 3 4 5 5 एंट्रीज डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, और वो कितनी है 36। तो दिस इज माय आंसर। अगला पार्ट ये है कि सम जो है वो 13 हो। तो देखो 13 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 6 और 6 आ सकता है दोनों पे, और 6 और 6 का सम क्या होता है 12। तो क्या ऐसा हो सकता है कि 6 और 7 आ जाए, तो इसमें 7 तो होता ही नहीं, इनके ऊपर 7 का नंबर तो होता ही नहीं। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज इक्वल टू 13, कि सम इन दोनों का 13 हो जाए, उसकी फेवर में कोई भी आउटकम नहीं है, यानी कि 0 आउटकम डिवाइडेड बाय 36 व्हिच इज इक्वल टू 0 इज द आंसर, ठीक है। अब लास्ट पार्ट क्या है कि इन दोनों का जो सम है वो लेस देन और इक्वल टू 12 हो। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सम शुड बी लेस देन और इक्वल टू 12। तो लेस देन और इक्वल टू 12 सारी एंट्रीज ऐसी हैं जिनका सम या तो 12 होगा या 12 से कम, क्योंकि इसका सम कितना है 12, फिर यहाँ पे 11, ये 10, ये 9 8 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो सबका सम जो है वो 12 या 12 से कम है। तो इसका मतलब 36 की 36 एंट्रीज जो है वो हमारे इस इवेंट को सेटिस्फाई करती हैं। तो इसकी फेवर में 36 एंट्रीज है और टोटल भी 36 है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1, दैट इज द आंसर। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमारे पास ये छोटी-छोटी 5 स्टेटमेंट्स हैं जो हमें कंप्लीट करनी है। पहली स्टेटमेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू, तो ये हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, देखो जो इवेंट हो ही नहीं सकता, जो इवेंट पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता, उसकी होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है 0, ठीक है। और ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, यानी कि जब भी मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा तो ये इवेंट होगा ही होगा, इसकी आउटकम जो भी होगी वो इस इवेंट की फेवर में ही होगी, इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1, क्योंकि 100% चांसेस है, सर्टेन का मतलब 100% चांसेस है कि ये इवेंट हमेशा होगा, तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी। और ऐसे इवेंट को बोलते हैं श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। एलिमेंट्री इवेंट मतलब एक ऐसा इवेंट जिसकी फेवर में एक सिंगल आउटकम हो, एक्जैक्टली एक आउटकम हो। तो ऐसे सारे इवेंट्स को अगर हम इकट्ठे कर लें तो यानी कि हमने सारी आउटकम्स को इकट्ठा कर लिया, तो इसलिए उन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। एंड द लास्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से बड़ी होगी और 1 या 1 से छोटी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, के इनकी जो आउटकम्स हैं उनके होने के चांसेस जो है वो बिल्कुल बराबर हैं। इसके बारे में बात करो, ठीक है। एक्सप्लेन भी करना है साथ में, ठीक है। तो हम पहले वाली की बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वो कहता है अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। तो दो आउटकम हमें दी गई हैं कि यहाँ तो कार जो है वो स्टार्ट हो जाती है या वो स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। तो ये बताना है कि क्या ये दोनों इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं या नहीं। तो देखो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, क्यों, क्योंकि एक गाड़ी को जब आप स्टार्ट करने जाते हो तो बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं। हो सकता है कि उसमें फ्यूल ही ना हो, ठीक है। हो सकता है कि उसका स्पार्क प्लग जो है वो काम ना कर रहा हो, ठीक है। हो सकता है कि उसकी बैटरी जो है वो डाउन हो गई हो, ठीक है। अब सेकंड पार्ट और भी इंटरेस्टिंग है। देखो अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, तो एक प्लेयर है उसने बास्केटबॉल फेंकी, तो क्या वो बास्केट के अंदर जाएगी, शी और ही शूट्स और मिसेस द बॉल, क्या वो बास्केट के अंदर जाएगी या नहीं जाएगी। ये जो दो आउटकम्स हैं क्या ये इक्वली लाइकली है, यानी कि इन दोनों के होने के चांसेस बराबर हैं। नो, दीस आर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्यों, देखो जब प्लेयर ने बास्केटबॉल फेंकी तो बास्केट के आसपास डिफेंड करने के लिए बहुत सारे प्लेयर्स होंगे, हो सकता है उसको रोक दे। अब जिस प्लेयर ने बॉल फेंकी है, बास्केटबॉल फेंकी है, उसकी खुद की एक्यूरेसी जो है बहुत लो हो, वो अगर फेंकता है तो हो सकता है ज्यादातर जाती ना हो। ये भी हो सकता है कि उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हो कि जब भी वो फेंकता है बास्केट में जाती है। तो प्लेयर की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। हमें बोला गया है अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। तो एक ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है, हमने उसका आंसर देना है और देना है उसके लिए हमें कुछ ट्रायल करना है, ठीक है। अब ट्रायल करते हैं, ट्रायल के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मेरे पास सिक्का, ठीक है, ये कॉइन है, कॉइन को जब मैं ये एक बार उछालता हूं तो ये एक ट्रायल हो गया कि हेड है कि टेल है। फिर से चलूं तो ये कौन ट्रायल हो गया, हेड है कि टेल है। फिर से चलूं तो ये थर्ड ट्रायल हो गया, हेड है कि टेल है। तो आप ये समझ लो, जैसे मैं इसके लिए जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मैंने सिक्का उछाल के आंसर दे रहा हूं और मैं कहता हूं कि अगर तो हेड आता है तो मैं ट्रू को आंसर कर देता हूं, और अगर टेल आता है तो मैं फॉल्स के ऊपर टिक लगाता हूं, ठीक है। ऐसे मान लो, ठीक है। हेड आने पे मैंने ट्रू बोल दिया, टेल आने पे मैंने फॉल्स बोल दिया, और ये ट्रायल किया और इस ट्रायल के बेस पे मैंने ट्रू फॉल्स का आंसर देना शुरू कर दिया। अब आंसर अगर मैं हेड और टेल को उछाल के करूंगा तो वो सही आंसर पे मार्क करूंगा या रॉन्ग आंसर पे मार्क करूंगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 50% है, राइट। 50-50 है, हो सकता है मैंने सही मार्क कर दिया हो सकता है मैंने गलत मार्क कर दिया हो। तो इसलिए ये जो दो आउटकम्स हैं ये क्या हुई, इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब मान लो कि यहाँ पे ट्रायल की बजाय ये गिवन होता है कि अ स्टूडेंट इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। तो एक स्टूडेंट एक आंसर देने गया, जैसे कि ये वाला केस था कि एक प्लेयर जो है उसने शूट करनी है बॉल, तो क्या वो शूट करेगा या नहीं करेगा, तो वो डिपेंड करता है प्लेयर की कैपेबिलिटी पे, वहां की डिफेंसेस पे, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे ट्रायल की जगह लिखा होता है कि एक स्टूडेंट बैठ के आंसर दे रहा है, तो जो आउटकम्स हैं उनके होने के चांसेस डिफरेंट हो जाते हैं। क्यों, फिर स्टूडेंट की प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसका लास्ट पार्ट बड़ा इजी है, अ बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल। तो ये हमें दो आउटकम्स गिवन है कि बेबी या बॉय है या गर्ल है, ठीक है। तो इन दो आउटकम्स को हमें बताना है कि ये क्या इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। यस, दीस आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, क्योंकि जो बेबी पैदा हुआ है वो या तो बॉय होगा या गर्ल होगा, और इसमें ऐसा नहीं है कि बॉय के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और गर्ल के होने की प्रोबेबिलिटी कम या वाइस वर्सा, राइट। व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग व्हिच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल मैच। तो ये कॉइन से हम टॉस करते हैं। ये मैं बड़ा पुराना सा अपनी कलेक्शन से एक कॉइन लेके आया हूं 10 पैसे का, आपने कभी देखा नहीं होगा मुझे लगता है। तो कोई सा भी कॉइन हो सकता है, राइट। तो आप इसको जब टॉस करते हो तो ये इस तरफ को लैंड करेगा या इस तरफ को लैंड करेगा, हेड आएगा या टेल आएगा, ये दोनों क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो फेयर वे है, इसमें बाइसिंग नहीं होती, तो दोनों टीम्स के टॉस जीतने के चांसेस बराबर हैं, इसलिए हम कॉइन यूज करते हैं। तो बस इसका आंसर यही है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखो किसी भी एक इवेंट, कोई भी इवेंट, कैसा भी इवेंट हो, उसके होने की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है। तो ये जो हमें गिवन है, अब इसमें देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी है जो इस रेंज में नहीं लाया करती। 2/3, ठीक है, ये 0 और 1 के बीच में आता है। -1.5, तो ये जो है ये तो 0 से छोटी होगी, तो यानी कि ये तो नहीं है, ठीक है। 15%, देखो 15% का मतलब ये है कि 15 आउट ऑफ 100, तो 15 आउट ऑफ 100 का मतलब होगा 0.15, तो ये भी 0 और 1 के बीच में आ गई, तो ये भी ठीक है, ये हो सकती है। और 0.7, 0 से बड़ा 1 से छोटा, तो ये भी ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये एक ऐसी एंट्री है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती -1.5 किसी भी इवेंट की, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन भी काफी इजी है, ये कहता है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, इसका मतलब ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, कोई भी एक इवेंट उसको नाम दे दिया ई, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.05 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो देखो इवेंट ई और नॉट ई ये दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स एक दूसरे के उल्टे इवेंट्स हैं, और किसी भी एक इवेंट की उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होता है 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, तो इसकी मुझे गिवन है 0.05, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार में कितनी आ जाएगी 1 - 0.05 which is equal to 0.95 is the answer. A bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out? तो पहले हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो कैंडी उसने निकाली है वो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है।
देखो बैग के अंदर सारी की सारी तो लेमन फ्लेवर कैंडीज हैं, ठीक है, हमें पहले गिवन है कि उसके अंदर सारी लेमन फ्लेवर कैंडीज हैं, तो ऑरेंज के फ्लेवर वाली कोई कैंडी उसमें हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो। अब दूसरा क्या है कि लेमन फ्लेवर कैंडी हो, कि मालिनी ने बिना देखे जो कैंडी निकाली वो लेमन फ्लेवर हो, तो ऑब्वियसली पूरा बैग लेमन फ्लेवर कैंडी से भरा हुआ है, बैग में हर कैंडी लेमन फ्लेवर है, तो जो भी निकालेगी वो लेमन फ्लेवर कैंडी ही होगी, तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। तो पहले मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ कि हमें ये गिवन है कि कोई 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप था और उसमें से किन्हीं भी 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम ना हो, तो 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे, ठीक है, तो उनका बर्थडे जो है वो सेम डे को ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.992, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो देखो ये जो इवेंट है कि 2 स्टूडेंट का बर्थडे सेम डे को हो, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया, उल्टा हो गया इसका, 3 स्टूडेंट्स में से किन्हीं भी 2 का बर्थडे सेम ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी, तो उसका उल्टा क्या हो गया कि 3 में से किन्हीं भी 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी। तो ये जो इवेंट है इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया है, तो यानी कि 1 में से मैं इसको माइनस कर दूंगा तो वो इसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी, तो यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे, ठीक है, तो इनका बर्थडे जो है वो सेम डे को आए, वो कितना आ जाएगा 1 - 0.992 which is equal to 0.008 is the answer। A bag contains 3 red balls and 5 black balls। तो एक बैग है और बैग के अंदर रेड बॉल्स हमें कितनी गिवन है 3 और ब्लैक बॉल्स हमें कितनी गिवन है 5, ठीक है, तो टोटल बॉल्स कितनी होगी हमारे पास, तो टोटल बॉल्स होगी हमारे पास 8, ठीक है। अब वो कहता है अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। तो कहता है क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने जो बॉल निकाली है वो रेड बॉल हो, तो देखो सीधी सी बात है, तो इसकी फेवर में कितने आउटकम्स हैं, इसकी फेवर में है 3 क्योंकि 3 रेड बॉल्स हैं, और इसको डिवाइड करना है टोटल पॉसिबल आउटकम्स से, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 8, ठीक है, 8 बॉल्स है तो 8 में से कोई भी बॉल निकल सकती है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8 है और इस इवेंट की फेवर में सिर्फ 3 है, ठीक है, तो इसमें 3/8 इज द आंसर। अब दूसरा पार्ट भी इंटरेस्टिंग है और बड़ा सिंपल है कि अब हमें ये निकालना है कि इट इज नॉट रेड, ठीक है, नॉट रेड का मतलब क्या हो गया कि ये इस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, ठीक है, रेड एंड नॉट रेड ये दोनों इवेंट्स आपस में एक दूसरे के उल्टे इवेंट्स हो गए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हो गए और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा, तो यानी कि 1 में से अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दूं तो मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, तो सीधी सी बात है ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, ठीक है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड यानी कि 1 माइनस 3/8 which is equal to 5/8 is the answer। A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास एक व्हील है जिसके ऊपर 8 नंबर हैं 1 से लेकर 8 तक और ये बीच में एक एरो है और इस एरो को हम घुमा सकते हैं, ठीक है, एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब ये है कि ये एरो जो है ये कहीं पे भी जाकर रुक सकता है, कोई ऐसी प्रायोरिटी नहीं है कि इसके ऊपर ज्यादा बार रुकेगा या इसके ऊपर कम बार रुकेगा, हर किसी के ऊपर बराबर चांस है कि वो रुक सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। अब वो कहता है कि आप ये फाइंड आउट करो कि अगर इस एरो को मैं एक बार घुमाता हूं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 8 पे जाकर रुकता है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स है इसकी 8, तो 8 में से कोई भी नंबर आ सकता है, तो हमारे पास टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स है। अब प्रोबेबिलिटी निकालो कि जब मैं एरो को घुमाऊं और वो 8 पे जाकर रुक जाए यानी कि 8 पे जाकर रुक जाए। अब उसमें से ये देखो कि इसकी एंट्री इसमें कितनी बार आती है, यानी कि 8 की एंट्री एक बार आ रही है, तो एक इसकी फेवर में हो गया, टोटल 8 है तो 1/8 इज द आंसर, राइट। अब हम सेकंड पार्ट उठाते हैं। अब सेकंड पार्ट में मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब मैं एरो को घुमाऊं तो वो किसी ऑड नंबर पे जाकर रुके, तो ऑड नंबर पे जाकर रुके तो सीधी बात आप ये काउंट करो कि कितने ऑड नंबर्स हैं इसमें, तो 1 इज एन ऑड नंबर, 3 इज एन ऑड नंबर, 5 और 7, तो यानी कि 1 2 3 4 4 ऑड नंबर्स हैं, तो 4 इसकी फेवर में हो गए और टोटल हो गए 8, तो इसका मतलब 1/2 इज द आंसर। अब थर्ड पार्ट में मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये एक ऐसे नंबर पे है जो ग्रेटर देन 2 हो, ठीक है, कि नंबर शुड बी ग्रेटर देन 2, यानी कि मैं इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करूं तो इसका मतलब नंबर होना चाहिए 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8, इसका मतलब यही हुआ, तो यानी कि कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर इसकी फेवर में है, टोटल 8 है, तो यानी कि 3/4 इज माय आंसर। अब लास्ट में मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नंबर शुड बी लेस देन 9, तो सारे नंबर लेस देन 9 है, तो 8 के 8 नंबर से 9 से छोटे हैं, तो इसका मतलब इसमें 8 नंबर्स ऐसे हैं, 8 आउटकम्स ऐसी हैं जो इस इवेंट को सेटिस्फाई करती हैं, टोटल भी 8 है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी होगी 1, यानी कि ये क्या हो गया श्योर इवेंट। अ डाई इज थ्रोन वंस, तो सिर्फ एक बार हमने ये डाई फेंकी जैसे आप लूडो वगैरह खेलते हो, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जब मैं इसको ऐसे रोल करके फेंकता हूं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो नंबर ऊपर आता है ये प्राइम नंबर। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करो कि इसकी जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उसकी लिस्ट पहले आप लिख लो, ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम्स वो मेरी क्या क्या हो सकती हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो ये कितनी होगी मेरे पास 6, ठीक है। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब मैं इसको फेंकता हूं तो जो नंबर ऊपर आया है ये एक प्राइम नंबर हो, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि ये जो मेरे पास लिस्ट है, ये जो मेरे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स की लिस्ट है इसमें से कितने नंबर प्राइम नंबर्स है, तो 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 5 इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर्स टोटल कितने हैं 3 और उसको मैं टोटल पॉसिबल आउटकम यानी कि 6 से डिवाइड कर दूंगा तो 1/2 इज द आंसर। अब हम अगला पार्ट करते हैं। अब सेकंड को बोलता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है अ नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6 के जो नंबर आए ऊपर वो 2 और 6 के बीच लाई करता हो, तो मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6, देखो नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6 है, इसमें ना तो 2 इंक्लूड होगा ना 6 इंक्लूड होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 और 6 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं सिर्फ उन्हीं नंबर्स को हम काउंट करेंगे, और 2 और 6 के बीच में 3 आता है 4 आता है और 5 आता है, ठीक है, 3 4 5 जो 2 और 6 के बीच में आते हैं, तो यानी कि टोटल 3 फेवरेबल आउटकम्स हैं, ठीक है, 3 आउटकम्स इस इवेंट की फेवर में है, उसको फिर से मैं टोटल आउटकम से डिवाइड करूंगा तो इसका भी आंसर आ गया 1/2, राइट। अब लास्ट में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो नंबर ऊपर आएगा वो ऑड नंबर हो, तो प्रोबेबिलिटी कि ये जो नंबर है ये एक ऑड नंबर है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी भी 1/2 ही होगी। कैसे, इस लिस्ट में देखो ऑड नंबर कौन कौन से हैं, तो 1 इज एन ऑड नंबर, 3 इज एन ऑड नंबर एंड 5 इज एन ऑड नंबर, तो ये 3 ऑड नंबर है मेरे पास, तो टोटल 3 इसके फेवर में हो गए और ओवरऑल 6 हैं, तो आंसर आ गया 1/2, तो दैट्स योर आंसर। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards। उसके बाद find the probability of getting a king of red color। इसमें से हमने रैंडमली अगर एक पत्ता निकालना हो, ठीक है, बिना देखे अगर हम एक पत्ता निकाले तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड कलर का किंग होगा। देखो सबसे पहले टोटल कार्ड 52 है, तो इसका मतलब मेरी टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी हो गई 52, ठीक है। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब मैंने बिना देखे एक पत्ता निकाला तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो किंग ऑफ रेड कलर है, ठीक है, किंग ऑफ रेड कलर।
अब हमें पता है कि ताश के अंदर कार्ड्स के अंदर 4 तरह के पत्ते होते हैं, ठीक है, हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड। और हार्ट और डायमंड जो है ये क्या होते हैं, ये होते हैं रेड कलर के और ये होते हैं ब्लैक कलर के। तो किंग ऑफ रेड कलर, तो एक किंग इसका होगा और एक किंग इसका होगा, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास 2 किंग ऐसे हैं जो रेड कलर के होंगे, तो उसको मैं टोटल पॉसिबल आउटकम से 52 से डिवाइड करूंगा, तो ये प्रोबेबिलिटी यानी 1/26 इज माय आंसर। अब सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, वो कहता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मैं कार्ड निकालता हूं वो एक फेस कार्ड हो। वो क्या हो, एक फेस कार्ड। देखो फेस कार्ड हर किसी तरह के ये जो मेरे पास पत्ते हैं उनमें 3 फेस कार्ड होते हैं, जैसे ये हो गया, ठीक है, जिसको बोलते हैं गुलाम बेगम बादशाह, ठीक है, जैक, क्वीन एंड किंग। तो इसमें भी जैक, क्वीन, किंग, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो टोटल कितने हो गए मेरे पास, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, यानी कि 12। तो इसका मतलब 12 पत्ते ऐसे हैं, यानी कि 12 आउटकम्स ऐसे हैं जो इसकी फेवर में है। तो उसको मैं टोटल जितनी मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स से डिवाइड करूंगा और ये 4 पे डिवाइड हो जाएगा ऊपर और नीचे, तो ये ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 13। सो दिस इज माय आंसर। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि जो मैं कार्ड निकालूंगा वो एक फेस कार्ड होगा। अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट में वो कहता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पत्ता मैं निकालूं वो रेड फेस कार्ड हो, यानी कि वो एक रेड कलर का फेस वाला कार्ड हो। फेस वाला कार्ड यानी कि जैक, क्वीन या किंग, ठीक है, लेकिन रेड कलर का। तो 3 पत्ते इसमें, 3 पत्ते इसमें, ठीक है, जैक, क्वीन, किंग इसमें, जैक, क्वीन, किंग इसके। तो टोटल कितने हो गए, 6 पत्ते, तो यानी कि 6 डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल कितने थे, 52। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड होगा 3 और ये हो जाएगा 26 इज द आंसर, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट इट शुड बी जैक ऑफ हार्ट्स, ठीक है, जिसको हम गुलाम भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, जैक ऑफ हार्ट्स। तो हार्ट में सिर्फ एक ही जैक हो सकता है, ठीक है, जैक ऑफ हार्ट्स सिर्फ एक ही पता ऐसा है जो हार्ट का हो और जैक भी हो, सिर्फ एक पता है। तो इसका 1/52 इज द आंसर। तो अब आपको ये समझ में आना शुरू हो गया होगा कि कितना आसान होता है इसको सॉल्व करना। अब नेक्स्ट क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो पत्ता हमने निकाला हो वो स्पेड हो, ठीक है, वो स्पेड हो। तो टोटल स्पेड के कितने पत्ते होते हैं, 13, ठीक है, 13 पत्ते ऐसे हैं जो स्पेड के हो सकते हैं। तो उसको मैं 52 से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 1/4 इज द आंसर। और अब लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। और लास्ट पार्ट क्या है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो क्या हो, एक क्वीन ऑफ डायमंड्स, कि जो पत्ता हम निकालें वो क्वीन हो और डायमंड की क्वीन हो। तो डायमंड की क्वीन तो सिर्फ एक ही हो सकती है, ठीक है, पूरे कार्ड में, पूरी ताज में एक ही पत्ता ऐसा है जो क्वीन ऑफ डायमंड होता है। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही आउटकम इस इवेंट की फेवर में है और उसको मैं 52 से डिवाइड करूंगा एंड दैट विल बी माय आंसर। 5 कार्ड्स, द 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। तो ये वाले 5 कार्ड्स हैं, 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। तो ये सारे डायमंड्स के कार्ड हैं, सिर्फ 5 कार्ड्स हमने निकाले, ठीक है, आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। तो जैसे ये मेरे पास 5 कार्ड्स हैं, तो इनको मैंने वेल शफल कर लिया, मुझे नहीं पता कौन सा कार्ड कहां पे है, ठीक है, और उसके बाद मैंने इनको ऐसे यहां पे उल्टा कर दिया, ठीक है, मुझे नहीं पता कौन सा कार्ड कहां पे है। अब वो ये कहता है कि वन कार्ड इज पिक्ड अप एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। कि मैंने इसमें से कोई एक कार्ड रैंडमली पिक करना है और मुझे ये बताओ कि वो कार्ड क्वीन हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। देखो सबसे पहली बात, ये 5 कार्ड्स हैं, तो इसका मतलब मेरे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है वो 5 हो गई, ठीक है। मैं 5 में से कोई भी कार्ड निकाल सकता हूं, चाहिए, ठीक है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स मेरे पास 5 है, ठीक है, कोई भी कार्ड निकल सकता है, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो कार्ड जो है वो क्वीन हो, कि जो मैंने एक कार्ड निकाला वो क्वीन हो। अब इनमें से सिर्फ एक ही कार्ड है जो क्वीन है, ठीक है। तो इसका मतलब इस इवेंट की फेवर में सिर्फ एक ही पॉसिबल आउटकम है, तो इसका मतलब एक पॉसिबल आउटकम की फेवर में है और टोटल है 5, तो दिस इज माय आंसर। तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/5। अब सेकंड पार्ट में वो कहता है इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। तो मान लो इसमें से मैंने क्वीन को निकाल लिया, तो इसमें से ये मैं क्वीन को निकाल देता हूं, ठीक है, तो क्वीन मैंने साइड में रख दी, तो इसमें 4 कार्ड बाकी बचे, ठीक है। अब वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि अब अगर मैं इसमें से एक कार्ड निकालूं तो वो एस हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, पहला पार्ट। अब देखो, अब ये तो सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट में सबसे पहली बात ये है कि अब अगर मैं एक कार्ड निकालता हूं तो मेरे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 4। अब मेरे पास सिर्फ 4 ही पत्ते रह गए, ठीक है, क्वीन को निकाल के हमने साइड में कर दिया, अब सिर्फ 4 पत्ते बाकी बचे हैं। तो इसका मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स अब कितनी है, सिर्फ 4। अब मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी, अब इसमें से अगर मैं एक पत्ता निकालता हूं तो एस हो। अब मुझे पता है कि इसमें ए सिर्फ एक पता है, कोई एक पता एस है, यानी एक इसकी फेवर में है और टोटल है 4, तो दिस इज माय आंसर। दूसरे पार्ट में वो कहता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वीन हो। तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इन चारों में से अगर मैं एक पत्ता निकालता हूं और वो क्वीन हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब इन चारों में से एक भी पत्ता क्वीन नहीं है, क्योंकि क्वीन हम ऑलरेडी निकाल के बाहर रख चुके हैं। तो इसका मतलब 0 कार्ड ऐसे हैं जो क्वीन है और टोटल है 4, तो 0/4 is 0 is my answer, right? A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90। तो हमें गिवन है कि एक बॉक्स है, उसके अंदर 90 डिस्क हैं और हर डिस्क के ऊपर नंबर लगा हुआ है 1 से लेकर 90, ठीक है। तो टोटल डिस्क हमें कितने गिवन है, टोटल है हमारे पास 90 और सबके ऊपर नंबर है 1 से लेकर 90 तक, ठीक है। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, तो रैंडमली हमने एक डिस्क जो है वो उस बक्से में से निकाली फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बेयर्स अ 2 डिजिट नंबर। कि अगर मैंने एक डिस्क रैंडमली उस बक्से में से निकाली है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके ऊपर जो नंबर लिखा हो वो एक 2 डिजिट नंबर हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। देखो अब सारी डिस्क को हमने 1 से लेकर 90 ये नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, हर डिस्क के ऊपर 1 2 3 4 5 एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अब सिंगल डिजिट नंबर 1 से लेकर 9 तक होंगे और 2 डिजिट नंबर जो है वो 10 से लेकर 90 तक होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 9 डिस्क ऐसी हैं जिनके ऊपर सिंगल डिजिट नंबर है, ठीक है, तो टोटल 9 हो गई। और उसके अलावा बाकी जितने भी हैं उनके ऊपर 2 डिजिट नंबर हो गए, ठीक है। तो ये 2 डिजिट नंबर है 10 11 12 ये सारे 2 डिजिट नंबर है। तो इसका मतलब आउट ऑफ 90 9 सिंगल डिजिट है, तो इसका मतलब 81 डिस्क ऐसी हैं जिनके ऊपर 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हम अगर रैंडमली एक डिस्क निकालते हैं तो उसके ऊपर एक 2 डिजिट नंबर हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सीधी सी बात है, ये देखो कि 2 डिजिट नंबर वाली कितनी डिस्क है उसमें 81, टोटल कितनी है 90, तो यानी कि दोनों 9 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 9/10 इज द आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि हमने रैंडमली जो डिस्क निकाली उसके ऊपर जो नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। देखो परफेक्ट स्क्वायर, सबसे पहले तो ये देखो कि 1 से लेके 90 तक कितने नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर। 10 स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो 100 हो जाएगा, तो वो इस रेंज से बाहर चला जाता है, यानी कि 1 4 9 16 एंड सो ऑन और 81 तक, ठीक है। तो कितने नंबर हो गए मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब टोटल 9 नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, तो जो भी मैं डिस्क निकाल रहा हूं उसके ऊपर जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी फेवर में 9 आउटकम्स, टोटल कितनी है, टोटल है 90, तो यानी कि 1/10 इज द आंसर, राइट। अब हम लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं और लास्ट में मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 5। तो देखो इसका आंसर बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आप काउंट कर लो कि कितने नंबर्स हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं और वो 1 और 90 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्विकली लिस्ट बना लेता हूँ, 5 होगा 10 होगा 15 होगा और मैं क्विकली लिख देता हूँ यहाँ पे
तो ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तो टोटल 18 नंबर्स ऐसे हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं और वो 1 और 90 के बीच बीच में लाई करते हैं। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 18 डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने हैं 90, तो इसका मतलब ये कितना होगा, तो ये 1/5 इज द आंसर। ठीक है। अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces show the letters as given below। देखो नॉर्मली डाई जो होती है या जिसको डाइस बोलते हो वो ऐसा होता है जिसके ऊपर नंबर्स होते हैं। ठीक है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि हमारे पास एक डाइस है जिसके ऊपर नंबर्स की बजाय एक तरफ ए है, फिर बी सी डी ई और फिर से किसी एक साइड पे ए। ठीक है, तो ये 6 साइड पे इस तरह से अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, rather than numbers, इस तरह से अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। द डाई इज थ्रोन वंस, तो कहता है एक बार हमने डाई को रोल किया फेंका। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 ए नंबर 2 डी। तो पहला पार्ट उठाते हैं हम, इसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि जब हम डाई को रोल करते हैं तो उसके ऊपर वाले फेस पे ए करेक्टर है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखो सीधी सी बात है कि इसकी टोटल 6 साइड्स हैं, तो इसका मतलब मेरे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो गई, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए मेरे पास 6। ठीक है, अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो साइड जो है वो ए हो। तो मैंने आपको बताया सीधी सी बात, आप ये देखो कि ये इवेंट ये सारी मेरे पास जो पॉसिबल आउटकम्स है इनमें कितनी बार आता है, तो 1 और 2 दो बार आ रहा है, तो 2 इसकी फेवर में हो गए, टोटल है 6, तो 1/3 इज द आंसर। ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। अब नेक्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो अल्फाबेट ऊपर आए वो डी हो। ठीक है, तो डी अब चेक कर लो कि इस लिस्ट में डी कितनी बार आता है, डी आता है सिर्फ एक बार, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, दैट्स माय आंसर। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। तो ये जैसे मेरे पास एक डाई है, ये मैंने ये रेक्टेंगुलर रीजन के ऊपर फेंकी। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर रीजन काफी बड़ा है एक्चुअली, 3 मीटर 2 मीटर, तो 3 मीटर 2 मीटर बहुत बड़ा होता है। मैंने तो जस्ट ये पेपर पे छोटा सा डिस्प्ले कर दिया, तो डाइस इसमें एक्जेक्टली फिट नहीं आती, बट आप समझो कि काफी बड़ा है। ठीक है, अच्छा अब वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। तो ये इसके अंदर एक सर्कल है जिसका डायमीटर जो है वो कितना है 1 मीटर, तो यानी कि रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो जाएगा इसका 1/2 यानी कि 0.5 मीटर। कितना रेडियस हो गया। ठीक है, मैं रेडियस ले रहा हूं, बताता हूं आपको। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जब मैं डाई को फेंकता हूं तो वो इसके अंदर जाके गिरे। फेंकनी तो मैंने रेक्टेंगुलर एरिया के अंदर ही है। ठीक है, तो पक्का है कि रेक्टेंगुलर एरिया के अंदर ही कहीं ना कहीं गिरेगी, लेकिन रेक्टेंगुलर एरिया के अंदर भी वो यहां जाके गिरे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर इस पूरे रेक्टेंगुलर एरिया को मैं 100% मान लूं कि ये 100% है, तो उसका कितना परसेंट ये है वही इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। कैसे, देखो ये जो रेक्टेंगुलर रीजन है से ए बी सी डी, पहले मैं इसका एरिया निकालता हूं। सो एरिया ऑफ ए बी सी डी, तो ये रेक्टेंगुलर रीजन है तो अगर लेंथ इनटू ब्रेड्थ विच इज इक्वल टू 3 × 2 यानी कि 6 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया इसका। ठीक है, अब मैं एरिया निकालता हूं सर्कल का। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल ये क्या हो जाएगा, ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई को तो पाई की तरह लिख लेते हैं, आर मैंने अभी निकाला 0.5 इसका होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू पाई/4। ठीक है, 0.5 को मैं 1/2 भी लिख सकता हूं, तो इसको सॉल्व करूंगा तो पाई/4 आ जाएगा, तो मैं इसमें लिख देता हूं कि इतने मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी। देखो अब जो प्रोबेबिलिटी है कि इट शुड लैंड इनसाइड द सर्कल, तो सर्कल के अंदर लैंड करे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि सर्कल का जितना एरिया है यानी कि पाई/4 इसको मैं डिवाइड कर दूंगा पूरे रेक्टेंगुलर रीजन के एरिया से यानी कि 6 से, तो ये हो जाएगा पाई/24। दिस इज द प्रोबेबिलिटी, दिस इज माय आंसर। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। तो कहता है कि एक हमारे पास कॉइन है, 1 रुपए का कॉइन है, हम उसको टॉस करते हैं 3 बार टॉस करते हैं और उसकी आउटकम को नोट कर लेते हैं। तो मैं काम करता हूं, मैं ये देख लेता हूं कि मेरे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकती हैं, तो ये मैं आउटकम्स पहले नोट कर लेता हूं। मान लो मैंने सिक्का चला तो पहली बार हेड आ गया, दूसरी बार हेड आ गया, तीसरी बार भी हेड आ गया। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। अब और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2 बार हेड है और 1 बार टेल आ जाए, लेकिन ये हो सकता है कि टेल यहां पे हो और ये भी हो सकता है कि टेल यहां पे हो। ठीक है, ये अलग पॉसिबिलिटी हो गई, हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, ऐसा हो सकता है। अच्छा उसके बाद ये हो सकता है कि एक बार हेड है 2 बार टेल आए, तो यानी कि पहली बार हेड आ गया, फिर टेल आ गया, फिर टेल आ गया। यही हो सकता है पहले टेल फिर हेड फिर टेल, यही हो सकता है कि पहले टेल फिर टेल और फिर हेड। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या बचता है कि तीनों बार टेल आ जाए। इसके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटी हो सकती है, सिक्का में 3 बार उछालना है तो 3 बार उछालता हूं तो ये हो सकता है कि तीनों बार हेड है, ये हो सकता है कि 2 बार हेड है और 1 बार टेल आए, लेकिन उसके ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि 1 बार हेड है और 2 टेल आए और उसके ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, और ये हो सकता है कि तीनों बार टेल आ जाए। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया मेरे पास 8 पॉसिबल आउटकम। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। तो कहता है कि हनीफ जो इस गेम को खेल रहा है वो सिर्फ तभी जीता है अगर वो 3 बार जब उसने सिक्का उछाला तो तीनों बार या तो हेड आ जाए या तीनों बार टेल आ जाए। ठीक है, अगर तो ऐसा होता है तो जीता है एंड लूजेस अदरवाइज। ठीक है, अदरवाइज वो हार जाता है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। तो सबसे पहले टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमने यहां पे लिखी 1। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ही लूजेस द गेम। ठीक है, ही लूजेस द गेम, तो लूजेस द गेम तो इसकी फेवर में कितना परसेंट वो जीता सिर्फ तब है जब तीनों होगा या तीनों टेल आए। इसके अलावा बाकी जितने भी आउटकम्स हैं इनमें से कुछ भी होता है तो वो गेम हारता है। तो यानी कि गेम हारने की फेवर में ये 6 रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो 6 आउटकम्स इसकी फेवर में डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो यानी कि 3/4 इज द आंसर। ये प्रोबेबिलिटी है उसके हारने की।